शिक्षा क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार था कि शिक्षा मानव का एकीकृत विकास करती है तथा युवाओं को समाज के लिए उपयोगी कार्यों को करने के लिए तैयार करती है, जिससे वह सामूहिक जीवन में भाग ले सके। क्योंकि शिक्षा गतिशील है, अतः आदिकाल से लेकर आज तक इनमें अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। मानव ज्ञान में वृद्धि करती रही है और मानव ज्ञान व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करती है। यही कारण है कि शिक्षा के बारे में विद्वानों के विचार में मतभेद रहा है। जॉन डीवी का विचार है कि शिक्षा का कार्य और निस्सहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, ताकि वह सुखी, नैतिक व कुशल मानव बन सके। शिक्षा के कार्यों की विवेचना से पहले शिक्षा के उद्देश्य की व्याख्या करना अनिवार्य है। शिक्षा से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इससे शारीरिक विकास होता है, मानसिक या बौद्धिक विकास, चारित्रिक निर्माण होता है, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, संतुलित विकास आदि होते हैं। शिक्षा के प्रकार, भारत में शिक्षा को दो प्रकार में बांटा जाता है, अनौपचारिक शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? यह शिक्षा का वह रूप है जो साधारणतया परंपरागत और सरल समझने की इसकी विशेषता रही है। इस तरह की शिक्षा का कोई स्पष्ट और नियमबद्ध स्वरूप नहीं होता है। इसके द्वारा व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के व्यवहारों, सामाजिक मानकों, सांस्कृतिक विशेषताओं और व्यवसाय के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है। साथियों, दूसरा है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा आज के बड़े और जटिल विशेषता वाले होते हैं। जब छोटे छोटे नगर राज्यों की जगह बड़े बड़े लोकतांत्रिक राज्यों की स्थापना होने लगी, तब व्यक्तियों को जीवन के आरंभ से ही एक ऐसी शिक्षा देना जरूरी समझा जाने लगा जो कुछ सार्वभौमिक मूल्य पर आधारित होता है। यह सार्वभौमिक मूल्य हुए कुछ इस तरह से हैं, जैसे समूह, समुदाय, क्षेत्र और एक दूसरे से भिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक विशेषताओं वाले लोगों द्वारा ग्रहण करना इसको आवश्यक समझा जाता है। आधुनिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पहला है आधुनिक शिक्षा की विशेषताओं में प्रथम बिंदु है औपचारिक शिक्षा की प्रधानता। आधुनिक शिक्षा की यह विशेषता होती है कि यह शिक्षा एक संस्थागत शिक्षा है, जिसकी व्यवस्था औपचारिक रूप से स्थापित विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रदान किया जाता है। शिक्षा की संरचना का निर्माण एक विशेष समाज में राजनीतिक स्वरूप, अर्थव्यवस्था के प्रकार तथा समाज की जरूरत के अनुसार होता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा की प्रकृति परंपरागत और सरल समाज में दी जाने वाली शिक्षा से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। द्वितीय बिंदु है शिक्षा का अन्य संस्थाओं से संबंध। वर्तमान में शिक्षा को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है। फलस्वरूप शिक्षा का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है। सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से एक विशेष क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं द्वारा वहां के संस्कृति की शिक्षा देना जरूरी समझा जाता है। शिक्षा का अर्थव्यवस्था से भी प्रत्यक्ष संबंध है। वर्तमान अर्थव्यवस्था श्रम विभाजन तथा विशेषकर अन्य कारणों पर आधारित है। इस अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी, ज्ञान प्रबंधन, कानून तथा आविष्कार को महत्व दिया जाने लगा है। इसके फलस्वरूप शिक्षा प्रणाली भी इस प्रकार विकसित की गई है कि जिससे कुशल इंजीनियर, प्रबंधक, चिकित्सक, वकील, वैज्ञानिक तथा प्रशंसकों को पैदा किया जा सके। तीसरा बिंदु है कि शिक्षा स्तरीकरण का माध्यम जो वर्तमान शिक्षा का वह प्रमुख आधार है, जिससे सामाजिक स्तरीकरण की एक विशेष प्रणाली विकसित होती है। व्यवहारिक रूप से ऐसे आप देख लें कि एक निर्धन मजदूर और किसान के बच्चे तो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, अथवा साधारण स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते ही कुछ प्राप्त करके संतोष कर लेते हैं। दूसरी ओर मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चे उन संस्थानों में उच्च स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जिनमें अधिक धन की आवश्यकता ना हो। लेकिन इसके विपरीत साधन संपन्न व्यक्तियों के बच्चे प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल तथा व्यावसायिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के कारण अधिक योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाता है जो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एक दूसरे से उच्च और निम्न अनेक स्तरों में बटा हुआ है। यही कारण है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा आज सामाजिक स्तरीकरण का सबसे मुख्य साधन बन गया है। चौथा बिंदु है शिक्षा से गतिशीलता में वृद्धि। वर्तमान शिक्षा की एक मुख्य विशेषता इसकी गतिशीलता से घनिष्ठ संबंध होना है।
साधारण शब्दों में गतिशीलता का अर्थ है स्थिति में परिवर्तन होना। इस दृष्टिकोण से गतिशीलता 3 प्रकार की हो सकती है: स्थानीय गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता तथा व्यवहारिक गतिशीलता यानी व्यवसायिक गतिशीलता। जब व्यक्ति नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है तो उसे स्थानीय गतिशीलता कहते हैं। स्थान की बात है। व्यक्ति का आर्थिक या राजनीतिक दशा में परिवर्तन होने के कारण उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जब अपने बाप दादा के व्यवसाय को छोड़कर किसी नए व्यवसाय को कोई व्यक्ति ग्रहण करता है या कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो उसे व्यवसायिक गतिशीलता कहा जाता है। 5वां बिंदु है विशेषीकरण का साधन। शिक्षा और विशेषीकरण में पहले से ही घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा में विशेषण बढ़ाने के साथ समाज में विशेष कारण पहले से ही अधिक तेजी के साथ बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए आज शिक्षा केवल कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून अथवा प्रबंधन से ही संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक भाग बहुत सी शाखाओं में विभाजित है। विज्ञान के अंतर्गत इंजीनियरिंग की शिक्षा का एक छोटा हिस्सा है, जबकि स्वयं इंजीनियर के शिक्षा भी कंप्यूटर, संचार, बिजली निर्माण कार्य, जहाज रानी, यांत्रिकी तथा बहुत से दूसरे क्षेत्रों में बटी हुई है। शिक्षा के द्वारा जैसे जैसे विशेषीकरण में वृद्धि होती है, समाज का रूप लगातार पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल होता चला जा रहा है। 6वां बिंदु है कि धर्मनिरपेक्षता वर्तमान शिक्षा का एक अन्य विशेषता है कि धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है। शिक्षा इस अर्थ में धर्मनिरपेक्ष है कि इसके द्वारा मानवतावादी और समताकारी मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाने के लगा है। इसी से एक लौकिक शिक्षा का स्वरूप माना जा सकता है। अनेक ऐसी रूढ़ियां तथा समस्याएं जो पहले धार्मिक विश्वासों के फलस्वरूप पैदा हुई थी, उन्हें आधुनिक शिक्षा के द्वारा दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान शिक्षा धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि शिक्षा के द्वारा सभी धर्म को मौलिक सामान्य को स्पष्ट करके धार्मिक एकीकरण में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में शिक्षा, साथियों, दुनिया के दूसरे देशों में संस्थागत शिक्षा का विकास जहां बहुत बाद में हुआ, वहीं भारत में शिक्षा की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। यद्यपि इसके स्वरूप में अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। यह सच है कि यहां अनौपचारिक शिक्षा के रूप में गुरुकुल की व्यवस्था भी प्रचलन रहा है, लेकिन अनुशासन और जीवन की सरलता इस शिक्षा का सर्व प्रमुख आधार थे। इस शिक्षा में व्याकरण, धर्मशास्त्र के ज्ञान, आयुर्वेद तथा ज्योतिष के ज्ञान का विशेष महत्व था। भारत में जब बौद्ध साम्राज्य की स्थापना हुई तब उच्च स्तर की शिक्षा का विशेष महत्व दिया जाने लगा। इस समय नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसमें पूर्व एशिया के देशों तक के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। बौद्ध साम्राज्य के पतन, छोटे छोटे राजाओं के बीच होने वाले युद्धों तथा राजनीतिक अस्थिरता के कारण न केवल इन विश्वविख्यात शिक्षा संस्थानों का पतन हो गया, बल्कि 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक पूरा भारतीय समाज संस्थागत शिक्षा से बिल्कुल वंचित रहा। यही वह समय था जब शिक्षा के अभाव में कई धर्म, अनेक रूप, रूढ़िवादी अंधविश्वास, सामाजिक समस्याएं तथा मानवीय शोषण को खूब प्रोत्साहन मिला। भारत में जब ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत होने लगी, तब यहां अंग्रेजी शिक्षा की जरूरत महसूस की जाने लगी। इसके फलस्वरूप लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की एक ऐसी योजना तैयार की जिसके द्वारा समाज में अंग्रेजी के माध्यम से कार्य करने वाले क्लर्कों को तैयार किया जा सके। फलस्वरूप मद्रास, कोलकाता, मुंबई, पुणे तथा अनेक दूसरे नगरों में उच्च शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने के बाद भी ब्रिटिश सरकार द्वारा अन्य सभी जिलों में केवल हाई स्कूल की ही स्थापना की गई। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी के माध्यम से औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हुई। जिन व्यक्तियों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके सरकारी कार्यालय में काम करना आरंभ कर दिया, उन्हें समाज में न केवल अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति भी वो बहुत अधिक वफादार बन गए। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से समाज में एक ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ जो अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे। बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त कर इन्हीं व्यक्तियों के प्रयासों से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात हुआ। 20वीं शताब्दी के आरंभ से भारत में आर्य समाज के प्रभाव में वृद्धि होने से सभी मुख्य नगरों में आर्य समाज द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई। इन संस्थाओं द्वारा अंग्रेजी की शिक्षा के बाद भी भारतीय संस्कृति तथा समताकारी मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाने लगा। इस समय लड़कियों के लिए अलग शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, जिसे सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने में विशेष योगदान मिला। दोस्तों, आज बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।